बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बार बार हर तकरीब में एक ही फिक्रा रिपीट कर रहे हैं कि हमने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया है। क्या वाकई ही हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया है? इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा भारत ने तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हम पर जंग मुसल्लत कर दी थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने मासूम बच्चों की शहादत का बदला कब लेंगे? इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने तीसरी मर्तबा भी अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है, तो इस केस का आगे क्या बनेगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मरियम नवाज ने तकरीर के दौरान कहा कि जो 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मोदी मेरा दोस्त है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया जंग हुई है उसके बाद यौम तशक्कुर की तकरीबात और जो भी सेलिब्रेशंस जहां पर भी वो जाते हैं तकरीर करते हैं, तो एक ही फिक्रा वो बार बार रिपीट करते हैं कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग किसी भी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी, जिसके नताइज बहुत भयानक हो सकते थे। इन 4 दिनों में भारत को जो सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया गया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह शहबाज शरीफ साहब की नज़र में है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं इन दिनों जो पाकिस्तान भारत के दरमियान मामलात है, मेरी ज़्यादातर कोशिश रही है कि इस सूरत हाल में मैं अपने लोगों के ऊपर तनकीद ना करूं, लेकिन आप जब ज्यादा एग्जैजरेट करेंगे या ज्यादा बेवकूफ़ी पर मबनी बातें करेंगे तो फिर तनकीद करनी पड़ेगी। 1971 की जंग में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ और जिस हद तक जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, मैं समझता हूं कि इस तरह की 100 जंगें भी जीत जाएं तो वो बदला पूरा नहीं होता। 1971 में हमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उस वक्त हमें मार पड़ी थी, हमारा नुकसान हुआ, और सबसे ज्यादा जिल्लत वाली और शर्मिंदगी वाली बात यह है कि हमारी 90,000 अफवाज ने सरेंडर कर दिया था। इससे बड़ी मेरा ख्याल है कि शायद बुरी और बेशर्मी वाली बात ना हो। और उसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि हमारा एक हिस्सा हमसे कट कर जुदा हो गया, पाकिस्तान अलहदा हो गया और बांग्लादेश अलहदा हो गया। तो आप इस हालिया जंग को उस जंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इस जंग को मैं उस तरह से जंग नहीं कहूंगा, इसको आप झड़प कह लें, एक छोटी मोटी जंग कह लें, एक ऑपरेशन कह लें। हिंदुस्तान ने पहले ऑपरेशन लॉन्च किया, बाद में हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, हमें कामयाबी मिली क्योंकि हिंदुस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, सरेंडर कर गया, उसने कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। ये जंग हमने जीती है, लेकिन ये उस तरह की बड़ी जंग नहीं थी। 1971 में जिस हद तक हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उस जंग को इस जंग के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। जिस तरह से मैंने कहा था कि इस तरह की 100 जंगें भी जीत जाएं तो 1971 का बदला पूरा नहीं होता। अच्छा जी, इमरान खान साहब के हवाले से अलीमा खान साहबा ने यह कहा है कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर 6 मई की मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। आइंदा जो भी कहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तो आपने इन खबरों पर इत्मीनान नहीं करना, और अगर पार्टी के अंदर से कोई कहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आपने समझना है कि वो अफवाहें फैला रहे हैं। आपको याद होगा कि चंद दिन कबल नजम सेठी ने एक खबर ब्रेक की थी जो कि झूठ पर मबनी थी। मैंने उसका पूरा ऑपरेशन किया था कि नजम सेठी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उसके पास किसी किस्म का कोई सबूत और कोई सोर्स मौजूद नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात होती तो इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए से पैगाम दे सकते थे, अपने वकला के जरिए से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस खबर की तरदीद कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नजम सेठी साहब ने जो कहा कि इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई जंग के हवाले से, वो झूठ पर मबनी थी। अच्छा जी, इसहाक डार साहब ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए और भारत को जो जवाब मिला इससे सबक सीखना चाहिए। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जो कि कल खुशदार में बलूचिस्तान में एक वाकया पेश आया। मासूम बच्चों को, जो कि स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उनकी बस के ऊपर खुदकुश हमला किया गया।
اور तकरीबन 5-6 बच्चों की शहादत हो गई। कल तक खबर ये थी कि 5 बच्चों की शहादत हुई है, उसमें एक टीचर भी शामिल है, लेकिन अब आज ये मजीद खबर मिली कि एक और बच्ची की शहादत हो गई है और उसमें तकरीबन 40 से 45 बच्चे शदीद जख्मी हालत में हैं। और जिस हद तक बस का नुकसान हुआ, उसकी जिस हद तक बर्बादी हुई, उससे यही लगता है कि शायद खुदा न खास्ता इन शहादतों में इजाफा हो सकता है। तो अब मैं नहीं समझता कि जो दहशतगर्द हैं उनको कुछ प्रीच करने की जरूरत है, उनको कोई सबक पढ़ाने की जरूरत है, उनको कोई नसीहत करने की जरूरत है, या उनको कोई सबक याद दिलाने की जरूरत है कि जी भारत के साथ हमने क्या किया तो आपको सबक सीखना चाहिए। देखिए, इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम एक ही सवाल पूछ रही है कि मोदी ने तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी और हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमारी मसाजिद को नुकसान पहुंचाया, बच्चों की और औरतों की और सिविलियंस की शहादत हुई। लेकिन अब जो हुआ है वो एक एक्चुअल हमारे साथ एक हादसा हुआ और पाकिस्तान ये कहता है कि मेरे पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि ये जो कुछ भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ है ये हिंदुस्तान ने करवाया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस सारे वाकये को लेकर पूरी दुनिया में इसको हाईलाइट करना चाहिए और अगर हमारे पास इस हवाले से कोई सबूत मौजूद हैं तो उसे मीडिया के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखना चाहिए। और बार बार जो सवाल पूछा जा रहा है कि उसने तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, अब हमारे बच्चों की शहादत हुई है, तो अब देखते हैं कि हमारी फोर्सेस क्या करती हैं। मैं समझता हूं कि दहशतगर्दों को बड़ा तगड़ा किस्म का और करारा किस्म का जवाब देना चाहिए। सिर्फ इस बात के ऊपर नहीं रह जाना चाहिए कि जी हमने हिंदुस्तान को सबक सिखा दिया, वो बात गुजर गई, पुरानी हो गई। अब अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमलावर होता है, हमारे बच्चों को मारता है, तो मैं समझता हूं कि हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बल्कि मैं तो आज ये बात कर रहा था कि हिंदुस्तान ने तो एक ऑपरेशन संदूर लॉन्च किया था ना, अब हमारे बच्चों की शहादत हुई है, अब हमें ऑपरेशन मां लॉन्च करना चाहिए। अच्छा, जिसके अलावा इमरान खान साहब ने तीसरी मर्तबा भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या है, मैं इसके ऊपर वजाहत पहले कर चुका हूं कि ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक चेयर होती है जिसके ऊपर बिठाकर मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे जाते हैं और पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आया कि जो भी मुलजम है, जिसके ऊपर जो भी इल्जाम लगाया गया है, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। एक दरखास्त पुलिस की तरफ से अदालत में दायर की गई थी कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो मैंने कहा था कि अदालत ने ये जो दरखास्त मंजूर की है वो गलत तौर पर मंजूर की है, क्योंकि इमरान खान साहब गुज़िश्ता 2 साल से पुलिस की तहवील में हैं, तो अब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन ही मुकम्मल नहीं हुई 9 मई के वाकयात के हवाले से। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा भी, दूसरी दफ़ा भी और आज तीसरी दफ़ा भी अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार किया है। तो कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पुलिस जबरदस्ती उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवा सकती। पुलिस जो मर्जी कर ले, वो इमरान खान साहब के साथ जबरदस्ती, बल्कि किसी भी बंदे के साथ इस हवाले से जबरदस्ती नहीं कर सकती। और वैसे भी पॉलीग्राफिक टेस्ट की कानून की नजर में कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये एक मशीनी किस्म की इन्वेस्टिगेशन है और अदालतें इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। अच्छा जी, मरियम नवाज ने एक इंतहाई लेवल की फजूल गुफ्तगू की है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि आप 9 मई को और भारत ने जो हमला किया उसको इकट्ठे एक बात नहीं कह सकते। चलें, मैं सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, फिर बात करते हैं। सरगोदा में तुलबा से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जिस तरह लैपटॉप को बचा कर रखते हैं इसमें कोई वायरस ना आ जाए, इस तरह जहन को भी बचा कर रखना है कि इसमें कोई पॉलिटिकल वायरस ना आ जाए। तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया इसमें ज्यादा फर्क नहीं, शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है, मगर 9 मई को फौजी तनसीबात को नजर आतिश किया गया। उनका निशाना भी हमारी फौजी तनसीबात थी, इस जमात ने वो किया तो दुश्मन दहाइयों में ना कर सका। तो सबसे पहले मरियम नवाज से मैं ये सवाल पूछूंगा कि आप ये बता दें कि आपने या आपके वालिद साहब ने इस हालिया जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई है, कोई एक लफ्ज भी भारत के खिलाफ बोला हो, कोई एक लफ्ज मोदी के खिलाफ बोला हो, या किसी भी वाक़े को लेकर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया या इस पे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, या हमारे ऊपर अटैक किया गया, या हमारे
بچوں کو مارا گیا یا ہماری مساجد کو شہید کیا گیا، کچھ بھی کوئی ایک فقرہ، کوئی ایک لفظ مریم نواز نے ادا نہیں کیا، نہ ہی ان کے والد نواز شریف نے کوئی ایک لفظ یا کوئی ایک فقرہ بولا، بلکہ اس ساری صورتحال میں وہ مکمل طور پر خاموش رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، چلیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہندوستان نے ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی۔ کیا پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کیا؟ ہمارے اوپر میزائل پھینکے گئے، کیا تحریک انصاف نے میزائل پھینکے؟ ہماری مساجد کو شہید کیا گیا، بچوں اور عورتوں کو شہید کیا گیا، سویلینز کو مارا گیا، کیا پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کیا؟ تو آپ کیوں اس طرح کی بےہودہ قسم کی اور فضول قسم کی گفتگو کر کے بچوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب یہ بچے نہیں ہیں، سمجھدار ہیں، سب کچھ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ایک الگ نوعیت کا واقعہ ہے، اور جو بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا وہ ایبسولوٹ ایک الگ نوعیت کا معاملہ ہے۔ آپ اس واقعے کو اس واقعے کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے، اس میں مرج نہیں کر سکتے۔ تو مریم نواز کی اس سٹیٹمنٹ کو میں صرف بیوقوفی پر مبنی سٹیٹمنٹ ہی کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں فائرنگ سے اسرائیلی سفارتی عملے کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے۔ امریکی سیکیورٹی چیف نے اسرائیلی سفارتی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا جس نے گرفتاری کے بعد فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ چلیں جو بھی یہ صورتحال بنی، اس میں صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس بندے نے بھی کیا وہ مسلم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو پوری دنیا میں اس وقت 58 مسلم ممالک ہیں، تو ان کا کیا کردار ہے؟ صرف یہ ایک کویسچن میں آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی اے کی بدتمیزی قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ ایمل ولی خان اور چیئرمین پی ٹی اے کے درمیان ایک معاملہ ہوا تھا، جس میں چیئرمین پی ٹی اے نے کہا تھا کہ آپ چرس پیتے ہیں تو مجھے بھی چرس کا ایک سگریٹ دے دیں۔ تو ایمل ولی خان نے اس پر بڑا احتجاج کیا اور کہا کہ تم بہت بدتمیز انسان ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے، تم نے ایسی بات میرے ساتھ کی کیوں؟ تم خود شراب پیتے ہوگے، تم خود چرس پیتے ہوگے، لیکن تم نے بدتمیزی کی ہے۔ چلیں وہ اس وقت ایک تلخ کلامی کی صورتحال بن گئی، لیکن بعد میں چیئرمین پی ٹی اے نے اس پر معذرت بھی کر لی، اور پی ٹی اے کی طرف سے بھی اس پر یہ اپنا موقف اختیار کیا گیا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، وہ بس ایک ہلکی پھلکی بات ہوئی تھی، ایسے ہی مذاق میں بات ہو گئی، ہمارا ادروائز ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ایمل ولی خان صاحب نے جو کہا کہ اس قسم کی بدتمیزی قابل برداشت نہیں، یقینی بناؤں گا کہ چیئرمین پی ٹی اے کو منصب سے ہٹایا جائے، یہ عوامی نوکر اور ہم عوامی نمائندے ہیں، مجھے دادا نے سکھایا، جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی اے نے انتہائی لیول کی بدتمیزی کی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی برداشت ہے ایمل ولی خان میں کہ اس نے اس ساری صورتحال کو کسی حد تک برداشت کیا، صرف کنڈیم کیا کہ تم نے غلط کیا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جذباتی بندہ ہوتا تو جس لیول کی بدتمیزی کی گئی تھی شاید تھپڑ مار دیے جاتے۔ اچھا جی، ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بہترین اور اس کے رہنما عظیم ہیں، بھارت میرا دوست ہے اور مودی میرا دوست ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی صورتحال تھی، ایک ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی تھی، اور ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، اور بار بار ہم عالمی دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ درمیان میں آئیں، ثالثی کا کردار ادا کریں، اس سارے واقعے کی تحقیقات کریں۔ لیکن اس وقت امریکہ درمیان میں نہیں آیا، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت درمیان میں نہیں آیا، بلکہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ یہ ان کے آپس کے معاملات ہیں، ان کے آپس میں کئی عرصے سے اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، یہ خود ہی معاملے کو حل کر لیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے آپریشن لانچ کیا اور ہندوستان کے اوپر اٹیک کیا، تو جب ہندوستان کو پتا چلا کہ ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے، ہمارے طیارے تباہ ہو گئے، ہمارے ایئر بیسز تباہ ہو گئے، ہمارا ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا، تو وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور بھاگا سیدھا امریکہ کے پاس اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ریکویسٹ کی کہ جنگ بندی کروائی جائے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر کس کے ساتھ وفاداری کی، پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب ہوگا کہ جس طرح سے اس نے کہا کہ ہندوستان اور مودی میرا دوست ہے، تو اس نے اپنی دوستی کو نبھایا۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اوپر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں زیادہ
वजाहत नहीं करूंगा, लेकिन 1962 की बात करें तो अमेरिका ने हमें धोखा दिया, 1999 की बात करें तो अमेरिका ने हमें धोखा दिया, 2019 की बात करें तो अमेरिका ने हमें धोखा दिया, और अब भी हमें खबरदार रहना चाहिए कि कहीं अमेरिका हमें धोखा ना दे दे। हमें इस हवाले से बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर सीज फायर की वायलेशन हुई तो इसमें अमेरिका पूरा पूरा जिम्मेदार होगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील नहीं हुई, ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है, सब झूठ है। तो इमरान खान साहब ये बात सही कह रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं हो रही, उनके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मिलना चाहता हूं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की खातिर उनसे मुज़ाकरात करने के लिए, बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है तो ज्यादा बेहतर था कि उसे बादशाह बना दिया जाता, क्योंकि जंगल का एक कानून होता है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही बादशाह होता है। तो इमरान खान साहब अब अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक करेंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर अटैक करेंगे, फील्ड मार्शल को इस तरह से बादशाह कहेंगे या बुरा भला कहेंगे, तो मुज़ाकरात का रास्ता नहीं खुलेगा। इमरान खान साहब लाख दफा कहें कि मैं बात करना चाहता हूं या मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, तो जब तक वो सीज फायर नहीं करेंगे, जब तक फौज मुखालिफ बयानियां नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। इमरान खान साहब से रब्ता नहीं किया जाएगा, इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दिया जाएगा और इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। अच्छा जी, जावेद चौधरी ने भी एक बोंगी मारी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं और उनको गालियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की बजाय जंगल का बादशाह सलामत बनना चाहिए। इसका मतलब है कि इमरान खान ठीक नहीं हुए। जब तक इमरान खान 15 से 20 साल जेल में नहीं रहेंगे, उन्हें रगड़ा नहीं लगेगा, ये सीधे नहीं होंगे। इमरान खान को उनकी बहनें मरवा रही हैं। तो यहाँ एक तो इनकी स्टेटमेंट से ये बात समझ आई है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें जेल में रखा हुआ है और वही उन्हें इमरान खान को रगड़ा लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जावेद चौधरी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब सामना करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, क्योंकि अब वो इनके ऊपर चढ़ गए हैं और इनकी पूरी कुत्तेखानी हो रही है। अच्छा जी, इसके अलावा 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार पीटीआई के 86 कारकुनान की जमानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल अच्छी खबर है, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जिस तरह का एक मामूली सा केस था, अगर प्रॉपर तरीके से इस केस की पैरवी की जाती तो ये बहुत पहले रिहा हो सकते थे। लेकिन चलें, अच्छा हुआ कि इनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं और अदालत ने इन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हिंदुस्तान के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।